वेलकम टू सनशाइन बायोलॉजी एंड साइंस क्लासेस। तो आज बायोलॉजी और साइंस क्लासेस में आज का जो टॉपिक है वो है क्लास ट्वेल्थ का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लास ट्वेल्थ का जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस होती है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक फोइटस, और एक फोइटस के बाद उसकी डिलीवरी, उस बेबी की होने के बाद सारी प्रॉब्लम ये खत्म। अब नया जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज के समय में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि क्या है, बहुत से लोगों में क्या रहती है कि इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं रहती है। इन चीज़ों को जानने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। बिना कोई जानकारी लिए हुए इस पूरे भारत में ऐसे लगभग 60% लोग जो गांव में जो बिलोंग करते हुए हैं विलेज में, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि इस टॉपिक को कैसे समझा जाए, उन लोगों को कैसे अवेयर किया जाए। इस अवेयरनेस के लिए सबसे पहले एक बहुत अच्छा माध्यम है शिक्षा। पर आज भी बहुत से लोग क्या है, अशिक्षित हैं, और अशिक्षित होने से क्या हो रहा है कि सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, और वहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी ना होके जिससे कि बहुत सारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं वो भी क्रिएट होने लगी हुई हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। इसका सबसे पहला पार्ट है कि रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ वाली प्रॉब्लम्स है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में क्या क्या स्ट्रेटजी को अपनाया जाए। इसके लिए स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, और उनका काम केवल यही रहेगा कि जिस प्रकार से, जिस स्पीड से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को सबसे पहले कंट्रोल किया जाए। अगर पॉपुलेशन की इसी टाइप से ग्रोथ अगर चलती रही तो कहीं ना कहीं ये भारत के भविष्य के लिए एक अच्छा समाचार नहीं है। तो इसके लिए अपन को कुछ वो स्ट्रेटजी के बारे में देखा, तो गवर्नमेंट ने तुरंत ही इसके लिए एक फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम तैयार किया। इस फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम 1951 में, आज़ादी के तुरंत बाद से इसको फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को लागू किया। और इस प्रोग्राम के थ्रू क्या हुआ, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो फील्ड पे आई, और उन्होंने ऐसे कुछ एरिया को सीधा नोटिस किया जहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मीजर, ऐसी प्रॉब्लम को मीजर किया जहाँ पे इसका समाधान होना बहुत जरूरी था। तो ऐसी जगह पे जाके उन्होंने वहाँ के लोगों को कैंप लगाकर वहाँ के लोगों को क्या किया, अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम को छेड़ा। और अवेयरनेस के साथ साथ उन्होंने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, और उस प्रोग्राम को जानते हैं अपन आरसीएच के रूप में, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ प्रोग्राम के रूप में। जब इसके बारे में ये जाना गया और उनको बताया गया यहाँ पे कि आप कहीं ना कहीं अगर अगर आप के दो या तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज नहीं दे पाते हैं। अब ज्यादा बच्चे होने की कंडीशन में ना तो बच्चों की शिक्षा संभव है, ना तो बहुत अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण संभव है। तो इसी तरीके से इनको ये भी इस प्रोग्राम के थ्रू बताया, और गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को ऑडियो या विजुअली तरीके से या प्रिंट मीडिया के तरीके से भी बहुत ज्यादा अपना प्रचार प्रसार किया, जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत ऐसी खबर मिले जिससे कि वहाँ पे बहुत अच्छा समाधान भी इसका निकल सके। तो इसके लिए आगे आगे क्या हुआ, कुछ सोसाइटी के ऐसे मेंबर्स हैं, कुछ सोसाइटी के बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे टीचर्स हैं, बहुत से लोग टीचर्स की बात को मानते हैं, कुछ लोगों के ऐसे आइडियल कुछ पर्सन होते हैं, है ना, और कुछ डॉक्टर्स वगैरह हैं, कुछ उनको ऐसे अलर्ट मोड पे रखा गया कि उन वो केवल वहाँ के लोगों को ये बात बताएं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अपन कैसे बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि प्रेगनेंसी की कंडीशन क्या होती है, और डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, इसके बारे में भी कोई जागरूक नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ माइथ टाइप से स्टोरी चल रही है, उस स्टोरी पे ही विश्वास करते हुए, इसीलिए इनको अवेयरनेस करना बहुत ही जरूरी हो गया। तो आगे चलें, जरा बताएं यहाँ पे, और उसके बारे में आगे का नया एक पॉइंट क्या था। सबसे पहले ये बताया, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि लड़कियों की जो शादी की वो एज है उसको 18, और जो मेल्स है उनकी जो मैरिज की एज है उसको 21 फिक्स किया गया।
जिससे कि इतना फिक्स करने का रीजन क्या था? आपको बात बता दी जा रही है कि पुराने समय में क्या होता था कि एक बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज्यादा चलता था। बाल विवाह के प्रचलन में क्या होता था, कहीं ना कहीं एक फीमेल बॉडी या मेल बॉडी उतनी डेवलप नहीं हो पाती थी। कम उम्र में बच्चियों का विवाह करने से उनमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट होनी वो होती थी। उनके जो बॉडी है उनका उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था, जिससे कि कम समय में भी वो एक बेबी को एडॉप्ट करती थी, जिससे कि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कभी कभी डेथ भी हो जाती थी, है ना। तो आज इन इन चीजों में गिरावट आई है। गवर्नमेंट ने फीमेल की जो एज है, मैरिज की एज, उसको 18 कर दिया था 2011 में। और वो 11 से पहले भी थी ये कंडीशन, और 21 मेल की एज को फिक्स किया गया, जिससे अब उनको ये मालूम पड़ा कि ये मैरिजेबल लाइफ है। इससे पहले अगर शादी करते हैं ये कानूनन अपराध है, और उसके लिए आपको कानूनी सजा भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसका प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छा हुआ, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से माना भी। अब कुछ इस मीजर के, जब इसके बाद कंडीशन होती है कि प्रेगनेंसी के कुछ मीजर्स क्या होते हैं, और प्रेगनेंसी को किस प्रकार से केयर करनी करनी पड़ती हुई है, ठीक है ना। उसके बाद है डिलीवरी। डिलीवरी के समय कुछ ऐसे मीजर रखने पड़ते हैं, और डॉक्टर से एडवाइस लगभग लगातार लेनी पड़ती है। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, किस तरीके से स्प्रेड होते हैं और हमें उनसे किस प्रकार से बचना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया गया। ठीक है। अबॉर्शन, लीगली और इलीगली अबॉर्शन के बारे में भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, और उस कानून के थ्रू भी इसका निदान बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बहुत से लोगों का पहले ये मानना रेबो रहता था, जैसे कि उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स में जैसे ही बेबी प्रेगनेंसी कंडीशन क्रिएट हुई, आफ्टर 2 मंथ्स के बाद क्या है, बेबी के जैसे ही सेक्स ऑर्गन वो बनना चालू हो जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा सेक्स को डिटर्मिनेशन किया, और सेक्स को डिटर्मिनेशन करने के बाद क्या है, अगर लड़कियां होती थी तो लड़कियों को खत्म कर दिया जाता था, और लड़कों को खत्म नहीं किया जाता था। इस प्रकार से लड़के और लड़कियों की सेक्स रेशियो में बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया। सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया कि कहीं ना कहीं अगर एक देश का, एक स्टेट का, या एक जिले का अगर सेक्स रेशियो अगर अच्छा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो जिला या स्टेट या एक नेशन वो अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। इसीलिए एमनियोसेंटिस वो प्रोसेस थी जिससे कि सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता था, उसको पूरी तरह से बैन किया गया। और उसके बैन करने की कंडीशन क्या हुई, अब अगर कोई भी व्यक्ति अगर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जाता है, उसको भी सजा कानूनन होती है, और जो करता है उसको भी कानूनन सजा होती है, और उसे जेल भी होती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। तो ये आज का जो अपना टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स को इस प्रकार से सॉल्व किया गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।